40 साल से इसराइल ने इसकी तैयारी की। उनके ख्याल में था कि ये 2 दिन 4 दिन में हम लोगों ने जैसे पिछले 12 दिन के अंदर जो कुछ हुआ, मैं समझता हूँ कि ईरान ने बड़ी बहादुरी से वो भी दिन जो है ना वो गुजारे। लेकिन अब का जो जवाब है वो तो दुनिया को उसने हैरान कर दी। असल में लड़ाई जो है ना कौम लड़ रही है, सारी कौम। ईरान की खामनेई साहब को ये शहीद ना करते तो शायद आज वहाँ की सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ होती। उन्होंने ईरान पे मुज़ाकरात के दौरान हमला किया, उसके बाद वेनेज़ुएला के सदर को किस तरीके से वहाँ से अगवा किया। इसराइल ने देखे इस तरह के हालात आज तक देखे ही नहीं। उन्होंने लेबनान पे, उन्होंने शाम में, उन्होंने गज़ा में, उन्होंने कतर पे, उन्होंने हर जगह पे जो कुछ किया आज तक उसका जवाब कहीं से उन्हें मिला ही नहीं था। ये उसको रास्ता नहीं मिल रहा पीछे जाने का, और हर रोज़ उसके सुबह बयान कुछ और है, दोपहर में और है, रात में कुछ और है। तो अमेरिका ने होश के नाखून ना लिए तो ये होगा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मशरिक डिजिटल के साथ मैं ख्वाजा आफ्ताब हसन। प्रोग्राम है गुफ्तगू और हमारे शरीके गुफ्तगू हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग लाहौर के सदर जनाब मियाँ वहीद साहब। मियाँ वहीद साहब एक सीनियर सियासतदान कह लें, समाजी रहनुमा कह लें, और इसके साथ साथ एक और जो इजाफी खूबी जो हमें हमारे लोकल लीडर्स में कम नज़र आती है कि आप इंटरनेशनल अफेयर्स पर भी बड़ी नज़र रखते हैं। उसके बारे में इनकी जो राय है बड़ी मुस्तनद समझी जाती है। मियाँ साहब वेलकम आवर स्टूडियोज़। मियाँ साहब, ईरान इराक जंग एक तवील अरसा गुजर गया और लोगों को वो नहीं आज तक भूली, और ईरान पर एक और नई जंग मुसल्लत कर दी गई, अमेरिका इसराइल हमले। आप क्या कहते हैं मियाँ साहब कि ये इस जंग के जो असल मुहर्रिकात हैं, पहले अगर इन पे बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि ये वजह बनी क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजह देखिए, ये सबको मालूम था कि, और आज की बात नहीं, 40 साल से इसराइल ने इसकी तैयारी की। 40 साल से वो आप देखिए कि अमेरिकन सदूर जो पहले रहे हैं उनको कोशिश करते रहे हैं, लेकिन उनके कोई भी इस तरह से उनके समझ लें कि इन झांसे में नहीं आया। ठीक। और ट्रंप साहब को जिस तरह से उन्होंने फंसा लिया है, ये ग्रेटर इसराइल का जो ख्वाब है वो पूरा नहीं होता जब तक वो, क्योंकि आप देखें कि अरब्स को तो जिस तरीके से उन्होंने सबको अपने नीचे कर लिया उन्होंने, और वहाँ पे बेसेस का मतलब क्या है, क्योंकि वो जितनी बेसेस हैं उनका कोई ताल्लुक उनकी हिफाजत से नहीं है। उन बेसेस का असल इंटरेस्ट जो वॉच कर रहे हैं वो इसराइल का कर रहे हैं, वो ग्रेटर इसराइल का जो प्रोग्राम है। और बल्कि अब तो आपके सामने है कि उनके वज़राए ख़ारजा जो हैं वहाँ के दोनों ममालिक की, उनकी बात आपने सुन ली, वो कह रहे हैं ये मजहबी जंग है। जब वो मजहबी बात कर रहे हैं तो इस पे तो हमें मशरिक़ वुस्ता के तमाम जो हमारे ख़ास तौर पे इस्लामी मुल्क हैं, और ईरान है, और इसी तरह पाकिस्तान है, दुनिया के अंदर बसने वाले जितने भी मुल्क हैं जो इस्लामी मुल्क हैं, जो OIC के मेंबर हैं, ये उनको सोचना है कि ये मजहबी जंग वो तो उन्होंने तो डिक्लेयर कर दी है, ये हमारी आंखें नहीं खुल रही। और मैं समझता हूँ कि इस जंग की असल वजह ये है कि उनके ख्याल में था कि ये 2 दिन 4 दिन में हम लोगों ने जैसे पिछले 12 दिन के अंदर जो कुछ हुआ, हालांकि उसमें भी बड़ी, मैं समझता हूँ कि ईरान ने बड़ी बहादुरी से वो भी दिन जो है ना वो गुजारे। लेकिन अब का जो जवाब है वो तो दुनिया को उसने हैरान कर दिया है कि इतनी तैयारी और इतनी पाबंदियों के बावजूद, कितने अरसे से देखिए कि उन पे जो पाबंदियां हैं, बिजनेस उनका नहीं है, कोई चीज़ वो उनके साथ नहीं है। तो इन हालात के साथ इक्तसादी सारी पाबंदियों के बावजूद वो उनका इतना बड़ा जो है वो मैं समझता हूँ तैयारी, और इसके पीछे मेरी जो असल, मैं आज बड़ा फ़ख्र करता हूँ इस बात पे कि वो कौम जो है, ये असल में लड़ाई जो है ना कौम लड़ रही है, सारी कौम ईरान की। और उसमें ख़ास एक काम जो है ना वो अमेरिका बहादुर ने जो किया है वो बड़ा कमाल का हुआ है। अगर खामनेई साहब को ये शहीद ना करते तो शायद आज वहाँ की सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ होती, क्योंकि खामनेई की शहादत ने जो है ना वो असल उस कौम को इकट्ठा किया है। और मैं अगर इसको थोड़ा सा पीछे ले जाऊं, आप करबला में चले जाएं अगर, तो आप देखिए कि उस वक़्त हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बिल्कुल पता था क्या होगा, क्या होने वाला। जब वो मदीने से निकल रहे थे तो तब वहाँ पे लोगों ने मशवरे दिए थे कि आप फैमिली को लेके ना जाएं। लेकिन मैं एक बहुत बड़े स्कॉलर की बात, उन्होंने इसका जो करबला का, बाकी बहुत सी लोगों ने अपनी अपने तरीके से उसको सारा बताया, उसके सारे मुहर्रिकात भी और उसके बाद के मामलात भी। लेकिन वो कहते हैं कि असल में चूँकि ख़ुद से पता था हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, जो उस वक़्त दीन के अंदर जिस तरह की खराफात जो है वो शामिल की जा रही थी, और जिस तरीके के साथ जो है ना उसमें नई नई चीज़ें डाली जा रही थी,
تو انہیں خیال تھا کہ اس وقت ایک بڑی قربانی کی ضرورت ہے، قوم کو جگانے کے لیے، مسلمانوں کو جگانے کے لیے ایک بڑی قربانی کی ضرورت ہے، تو وہ اس بالکل سوچ کے انہوں نے وہ قربانی تیاری سے گئے تھے اور انہوں نے وہ قربانی دی۔ اس کے بعد دیکھیے کہ ایک دم سے سب کچھ بدلا اور آج تک وہ لوگ اس کو یاد کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ خامنہئی صاحب نے وہ اس سنت کو زندہ کیا، اور اس کے بعد دیکھیے جو کل تک ایران کے اندر ان کے خلاف مظاہرے تھے، کل تک جو لوگ نکلے تھے، ایران رجیم تھا اس کے بارے میں جو اس وقت وہاں حالات تھے، اس کے بعد آپ دیکھیے کہ وہ ایک قوم نظر آئی، اور بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد پوری دنیا کے اندر شیعہ سنی کی بحث ختم ہو گئی ہے۔ آج پاکستان کے اندر بھی کوئی بندہ اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتا، آج صرف اور صرف ایران کو ایک مسلم ملک کے طور پہ، اور ان کے جو ایک پہلے بھی اسلامی انقلاب تھا وہاں پہ، ہم تو پہلے بھی مانتے تھے کہ یہ اس صدی کے اندر ایک واحد اسلامی انقلاب ہے جو ایران سے ہے، اور اس کے بعد ابھی خامنہئی صاحب کی جو شہادت ہے اس نے تو یہ بالکل ثابت کر دیا ہے، اور آج کہیں پہ بھی کوئی بحث دنیا کے اندر، خاص طور پہ ایران یا عراق یا باقی پاکستان، آپ دیکھیے کہ پوری مسلم امہ اس وقت ایک سوچ پہ ہے۔ میاں صاحب آپ کہہ رہے ہیں مسلم امہ ایک سوچ پہ ہے، ٹھیک ہے، جو جن ممالک پہ امریکی تنصیبات، وہ ایران نے پہلے دن ہی واضح کر دیا تھا کہ جہاں جہاں تنصیبات ہوں گی ان پہ اٹیک ہوگا، اور ان پہ اٹیک ہو بھی رہا، ٹھیک ہے، اور وہ زیادہ تر آپ کے اسلامی ممالک ہیں، خلیجی ملک ہیں۔ اچھا، پاکستان کی بات کر رہے ہیں، پاکستان ایران پر حملے کی بھی مذمت کرتا ہے اور ان خلیجی ممالک کے اوپر حملے کی بھی مذمت کرتا ہے جو ایران کر رہا ہے۔ دیکھیے اس میں جو آپ دیکھیے کہ اب میں نے عوام کی بات کی ہے، میں نے امہ کی بات کی ہے، میں نے جو حکمرانوں کی بات نہیں کر رہا۔ لڑائی تو انہوں نے لڑنی، لڑائی دیکھیے ان کی حکمت عملی چلے گی تو آگے لوگ لڑیں گے۔ خواجہ صاحب یہ بات آج بھی ان کو پتہ ہے، اور اب تو بالکل کھل کے سامنے آ گیا۔ مجھے یہ بتائیے کہ جو کچھ ہوا ہے پورے مڈل ایسٹ کے اندر، جہاں جہاں ایران نے جو ہے نا ان کی جہاں سے ان پہ اٹیک ہوئے ہیں، ان جگہ پہ جو کچھ ایران نے جوابی کیا، اور ایران نے کہیں پہ بھی پبلک پلیسز پہ کہیں پہ بھی ان بلڈنگز پہ کہیں پہ وہ کام نہیں کیا، جبکہ وہاں سے آپ دیکھیے کہ اسکولوں پہ، ہسپتالوں پہ اب جو آبادیاں ہیں پورا اس طرح سے نشانہ بنایا، اور پھر جو جہاں سے پانی کا آپ کو پتا ہے کہ ملکوں کے اندر پانی کا جو مسئلہ ہے، جہاں پہ پانی کے وہاں پہ بھی کیا، اس کے بعد پھر ان کی جو ہے وہ بجلی کی، وہاں پہ گیس کی تنصیبات پہ کیا۔ یہ آج اب دیکھیے کہ میں آج ہی صبح میں پڑھ رہا تھا کہ ایک اس کا جو ہے نا نیتن یاہو کا کہ جی یہ جنگ کے اصولوں کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ، جی آج عالمی قوانین کی بات ہو رہی ہے، حالانکہ یہ سب سے پہلے کس نے ختم کی ہیں؟ آپ دیکھیں کہ یہ امریکہ نے جو کچھ کیا ہے، سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ انہوں نے ایران پہ مذاکرات کے دوران حملہ کیا، اس کے بعد وینزویلا کے صدر کو کس طریقے سے وہاں سے اغوا کیا، اس کے بعد جو ہے نا پھر ایران کے ساتھ مذاکرات کے دوران، اور پھر ان کی جو قیادت کو جو ہے نا وہ ٹارگٹ کرنا، ان کو شہید کرنا، اس کے بعد پھر عوامی جتنی بھی جگہ ہیں شہری آبادیوں پہ اب کوئی اصول قانون کوئی مجھے بتائیں کہ کوئی رہ گیا ہے کسی طرح کا بھی؟ اور اس کے سامنے آج اب پھر ایران نے اب جا کے جو جواب ان کو دیا ہے، آج اسرائیل کے اندر یقین ماننے کہ جو کچھ جس طرح کی چیخو پکار سننے کو ملتی ہے، تو غزہ کی وہ باتیں جو ہیں نا، آپ کا میڈیا تو شاید اس طرح سے نہیں بتا رہا، آپ انٹرنیشنل میڈیا پہ جا کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں۔ آج وہ جیسے ٹرمپ صاحب گنتی گنتے تھے نا مودی کے لیے کہ 10 ہو گئے ہیں، 5 سے 10، اب وہاں تک بات پہنچی ہے، لیکن آپ کے یہاں یہ بات نہیں کی جا رہی۔ ان کا جو ہے نا وہ F-35 بھی، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ F-16 بھی، 15 بھی، وہ سارے طیارے جو ہے نا وہ ایران نے اس وقت ان کے پاس پوری ہے ابیلٹی ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیے کہ وہاں پہ جو ابھی جہاں ان کے ہے وہ ابھی تازہ جو جن شہروں پہ حملہ ہوا ہے، وہ جہاں پہ امریکہ کی، انگلینڈ کی اور ساری اسرائیل کی وہ ساری فوجی جو طاقت جہاں سے یہ دنیا کے اندر حملے کرتے تھے، وہاں پہ بھی آج انہوں نے وہ 4000 جو ہے نا وہ کلومیٹر کی جو رینج پہ جا کے صرف بتا دیا ہے کہ جناب ہم یہاں بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا میاں صاحب، اسرائیل کو ایران سے خطرہ تھا، ٹھیک ہے، یہ کہا جاتا رہا، اور امریکہ نے بھی اس کا ساتھ دیا، لیکن اب خاص طور پہ جب ایرانی میزائل تل ابیب کے اندر اسرائیل کو نشانہ بنا رہے ہیں، اسرائیل پہ باقاعدہ اس کی اب وہاں سے بھی تصویریں آنا شروع ہو گئی ہیں وہاں پہ نقصانات کی، تو کیا اب اسرائیل کو خطرہ زیادہ نہیں بڑھ گیا؟ کہ پہلے تو ایک تھا ہوا میں یہ بات تھی کہ اسرائیل کو ایران سے خطرہ ہے، اب تو وہ ٹارگٹ کر رہا ہے اس کو۔
इसराइल ने देखे इस तरह के हालात आज तक देखे ही नहीं। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं कि अब खतरा उससे ज्यादा नहीं बढ़ गया। अवाम ने देखे ही नहीं, उन्होंने लेबनान पे, उन्होंने शाम में, उन्होंने गजा में, उन्होंने कतर पे, उन्होंने हर जगह पे जो कुछ किया आज तक उसका जवाब कहीं से उन्हें मिला ही नहीं था। ये पहली मर्तबा है कि उनकी आवाम को भी, और वो बंकर्स में भी जाके देखिए अब वो उनकी जो वहाँ पे हलाकतें हो रही हैं जितनी ज्यादा हो रही हैं, और बिल्डिंग, और कई तो बिल्डिंग इस वक्त बिल्कुल वो नक्शे से ही गायब है, यानी इतनी ज्यादा जो है ना लोग उसको गजा से कंपेयर कर रहे हैं। उनका जितना वो आयरन डोम और बाकी सारे जो जितने भी लेयर्स थी सब की सब जो है ना वो ईरान ने, इनके मिसाइल्स ने जो कुछ किया है, तो उसके बाद आज मैं समझता हूँ कि वो खतरा छोड़ के वहाँ की आवाम इस वक्त जो पहले भी वो कोई नेतन्याहू के हक में नहीं थी, उनके खिलाफ था, लेकिन अभी जो है अभी इस वक्त मैं समझता हूँ कि आज इसराइल जो है अगर सिर्फ और सिर्फ वो हमारे वो जो इस्लामी मुल्क हैं जो इस वक्त जितने भी हैं वहाँ, वो ये सोच के सिर्फ ईरान के साथ सिर्फ यकजहती का मुजाहरा कर लें, ईरान के साथ सिर्फ ये कर लेंगे और ये इसकी मजम्मत करें कि उन पर गलत हमला हुआ है, ईरान के साथ ज्यादती हुई है। अमेरिका को कोई खतरा नहीं था ईरान से, जबकि अमेरिकन, आप देखें कि अमेरिका का इस वक्त जो वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट और वाइट हाउस का जो एक आपस में एक तनाज़ा है वो भी यही, वहाँ के उनके जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने भी यही कहा था, वहाँ की जो पार्लियामेंट उन्होंने भी यही कहा था कि वहाँ पे यही बहस हो रही है कि उन्होंने कहा कि हमें ईरान से कोई ऐसा मसला ही नहीं है, ईरान का कोई मामला ही नहीं है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ये मैं समझता हूँ एप्स्टीन जो फाइल्स हैं असल इशू वो है, और उसकी तरफ से तवज्जो हटाने के लिए जो उसको ब्लैकमेल किया गया ट्रंप को और उसको इस जंग में धकेल दिया, अब उसको रास्ता नहीं मिल रहा पीछे जाने का, और हर रोज़ उसके सुबह बयान कुछ और है, दोपहर में और है, रात में कुछ और है, कभी वो अल्टीमेटम देते हैं, कभी वो रिक्वेस्ट करते हैं 48 घंटे का दे दिया, अभी वो फिर कभी वो चाइना से बात करते हैं, कभी वो रूस को कहते हैं, कभी वो नेटो को कहते हैं, लेकिन इस वक्त देखिए कि हालात दुनिया के क्या हैं कि इस वक्त नेटो का कोई मुल्क जो उनके साथ वो साथ इवन इंग्लैंड साथ नहीं बिल्कुल ऐसे। और ये असल में एक और बात यहाँ पे ख्वाहिश बड़ी अहम जो है, ये इस वक्त किसी को ईरान से हमदर्दी नहीं है, ये बात ज़हन में रखिए। इस्लामी ममालिक की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं इस वक्त पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। ईरान से हमदर्दी नहीं है, असल में जो मैशत इस वक्त पूरी दुनिया की जो गर्दन दबोच ली है ईरान ने, इस वक्त असल मसला वो है कि इस वक्त अपनी अपनी पड़ गई है सबको, और दूसरा जो उन्होंने अभी ये टेस्ट किया है जो मिसाइल, तो उसके बाद यूरोप को भी समझ आ गई कि ये हमारे तक भी बात जो है ना, हम भी महफूज नहीं है, और अगर हमने ये किया कुछ यहाँ पे तो ये जवाब हमें भी आएगा। तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि ईरान की जो इस वक्त आज की पोजीशन है, ये पाकिस्तानी हो, ये इराकी हो, ये सऊदिया हो, या दुनिया के अंदर बसने वाला कोई भी इस्लामी मुल्क है, आज अगर ईरान को खुदा न खास्ता यहाँ इस पर शिकस्त होती है तो ये पूरे आलम इस्लाम की शिकस्त होगी। व्यूअर्स, बात को आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। मियाँ साहब से जानने की कोशिश करेंगे और बहुत सारे सवालात के जवाब। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, देखते रहे मशरिक डिजिटल। आप भी उन हजारों लोगों में शामिल हैं जो बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में हैं, लेकिन परेशान हैं कि कौन सा है दुरुस्त रास्ता, किसका इंतखाब किया जाए। क्या आप बैरून मुल्क तालीम हासिल करना चाहते हैं या बिजनेस इमिग्रेशन का ख्वाब देखते हैं, परमानेंट सेटलमेंट सोच रहे हैं या विजिट वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन परेशान हैं कि एतमाद किस पर करें, क्योंकि हर तरफ है गलत मालूमात और कुछ पता नहीं कि कौन है आपके मुस्तकबिल के साथ ईमानदार। इसी कंफ्यूजन, बेयकीनी और अंधेरे को खत्म करने के लिए मशरक डिजिटल ला रहा है आपके लिए एक मुनफरिद प्रोग्राम जिसका नाम है मेरा मुस्तकबिल। नाज़रीन, ये कोई आम प्रोग्राम नहीं बल्कि एक प्लेटफॉर्म है रहनुमाई का और बनेगा एतमाद की पहचान। ये होगा आपके मुस्तकबिल की तरफ दुरुस्त सिमत मुतय्यन करने के लिए आपका बाएतमाद साथी। प्रोग्राम मेरा मुस्तकबिल में माहिर कंसल्टेंट करेंगे आपकी करियर काउंसलिंग ताकि आपका मुस्तकबिल सही चुना जाए। आप जान सकेंगे बैरून मुल्क तालीम के हकीकी मौके, स्किल्ड इमिग्रेशन के असल ज़ाब्ते, बिजनेस इमिग्रेशन के कानूनी रास्ते और विजिट वीजा के दुरुस्त और महफूज तरीके। चाहे आप जाना चाहते हो यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा या शेंजन के किसी भी मुल्क में। इस प्रोग्राम में शामिल होंगी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटियां और हम आपको बताएंगे एडमिशन के बारे में मालूमात, एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, बैंक स्टेटमेंट की अहमियत क्या है, मनी ट्रेल क्या है, एसओपी किस तरह से लिखी जाए, और हम करवाएंगे आपका एडमिशन और वीजा प्रोसेस 21 साला तजर्बाकार करियर एडवाइजर की ज़रिए निगरानी अपनी फॉरेन क्वालिफाइड टीम के जरिए। कोई झूठे वादे नहीं और ना ही ख्वाब बेचने वाली बातें, बल्कि हकीकत, शफाफियत और जिम्मेदाराना मुशावरत। याद रखें,
गलत फैसला करने से पहले सुने, समझें और फिर उठाएं मेरा मुस्तकबिल के साथ अपना कदम। ये सब कुछ देखना ना भूलिएगा प्रोग्राम मेरा मुस्तकबिल में हर जुमा की रात 8 बजे सिर्फ मशरक डिजिटल पर। वेलकम बैक जी। मियां वहीद पाकिस्तान मुस्लिम लीग लाहौर के सदर, सीनियर सियासतदान भी हैं और इंटरनेशनल अफेयर्स पर बड़ी गहरी नज़र है। मियां साहब, आपने ये कहा कि इस्लामी ममालिक अगर मजम्मत करते हैं, आपका अपना पाकिस्तान, उसको क्या समझते हैं कि इस वक्त उसकी क्या पोजीशन है? वो किसके साथ है? सऊदी अरब के साथ है, ईरान के साथ है, वो दोनों तरफ मजम्मत हो रही है, क्या उसको वाज़ेह पॉलिसी की जरूरत नहीं? मेरा ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान बेहतरीन जो है ना वो अपनी जो है ना खारजा पॉलिसी उसकी, देखिए ईरान भी तारीफ कर रहा है, सऊदीया के साथ हमारा दफाई एक पैकेज है। ये नहीं है कि हमने को जाके अटैक करना है किसी पे, दिफा की बात करना। अगर उन पे कोई ऐसी बात होती है तो फिर हम उनके साथ जो है ना वो खड़े हैं, लेकिन उसमें ये नहीं कि हमने कोई ईरान पे खुदा न खास्ता हमला कर देना। हमने वो जिस जगह के लिए जो हमारा उनके साथ एक मुआहदा है, हम उसके पाबंद हैं। ठीक हो गया। और उसके लिए देखिए कि पाकिस्तान के अंदर आर्मी चीफ ने अभी पिछले दिनों जो बात की है, लोगों को बुला के बात की है, उसको अगर वैसे उसको बयान और तरीके से किया जा रहा है, लेकिन मसला ये है कि अगर उसको आप गौर से देखें तो यही कहा गया है कि हम उनके साथ हैं, हम मजम्मत करते हैं उनके पे हमले की, लेकिन आप किसी दूसरे मुल्क की वजह से अपने मुल्क के अंदर कोई इस तरह का इंतशार, कोई इस तरह की चीज, इंतशार तो फैल गया ना, ठीक है, ना करें। उस पे फैला तो सही, फिर नहीं, लेकिन वो उसको गलत रंग से पेश किया जा रहा है। इस तरह की कोई बात नहीं, उसको जो है ना सोशल मीडिया पे जो बात गलत की जा रही है। इस वक्त देखिए पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हमारी जो माशी सूरत हाल है, और हम भी एक इस वक्त जंग में इस वक्त हैं, और मैं समझता हूं कि मैं हमेशा इस जंग के खिलाफ मैंने रहा हूं, लेकिन अब चूंकि वो सर से पानी जो है ना वो गुजर रहा था, और इस वजह से कि भी ना हमारी इमाम बारगाहें महफूज थी, ना हमारे मसाजिद, ना हमारे स्कूल, ना हमारे जो है ना वो जो शहरी इलाके हैं वो महफूज थे। आए दिन जो, और ख़ास तौर पर जो बलोचिस्तान और KP में हो रहा था, जो हमारे मासूम लोगों को जो है ना वो शहीद किया जा रहा था, जो खुदकुश जो बमबार यहाँ पे आके काम करते हैं, और फिर हमारे अदारों के ऊपर जो अटैक हो रहे थे, उसके बाद ये जवाब बड़ा ज़रूरी था कि उनको ये पता हो कि ये आप ये ना समझें कि हम जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि हम बनाने वाले हैं, हमें तो एक एक रास्ते का पता है, हमें हर चीज़ का पता है। तो वो जवाब आप देखें कि जिस दिन से ये काम हो उसके बाद आपने पाकिस्तान के अंदर इस तरह का कोई मामला नहीं देखा। लेकिन ये जो फील्ड मार्शल की मुलाकात थी जी अभी 2 रोज़ पहले, 3 रोज़ पहले, उसके बाद जो हुआ, कुछ वाक़यात इस तरह के हुए, और उनमें से ही कुछ उलमा ने बाहर आके जो बातें की हैं, और उससे जो इंतशार फैला है, आप अभी कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में मुसलमान इकट्ठे हो गए, कहीं शिया सुन्नी वाला मामला नहीं है, लेकिन यहाँ आपके अपने मुल्क में ये है। नहीं सर, मेरे यहाँ पे भी आज आप किसी भी आम आदमी को देख लें, आज खामनाई की शहादत के बाद और ईरान के खड़े होने के बाद कोई कहीं पे भी शिया सुन्नी वाली बात नहीं। तो ये इंतशार कैसे? ये नहीं, इंतशार नहीं है, ये सिर्फ बुला के एक बात कही गई है कि वहाँ पे जो कुछ हो रहा है उसका पाकिस्तान के अंदर इस तरह के जो है ना आपको हालात पैदा ना कीजिएगा जिससे पाकिस्तान के अंदर कोई इस तरह की बात हो। जी बिल्कुल। तो वो उन्होंने एक मैसेज दिया है कि हम ईरान के साथ हैं। उस मैसेज को कैसे लिया गया? नहीं सर, मैसेज का देखें, आके अगर किसी बंदे को समझ नहीं है, उसने कोई गलत बात किया, तो वो देखें, वो कुछ उलमाए कराम भी आपस में कुछ इस तरह की बातों से उलझे हुए हैं, जैसे वो सऊदीया पे हमले की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके पीछे भी पूरी कहानी है। गजा के ऊपर जब हो रहा था, जब बाकी जगह पे हो रहा था, सारी बातें उस वक्त बड़ी खामोशी से सारे मामला देखे जा रहे थे। और आप देखिए कि अगर उस वक्त हम अगर उन बातों पे जाएं जो हमें बिल्कुल इस वक्त हमारी सोच उस तरफ नहीं होनी चाहिए। हमारा जब इंडिया के साथ क्लैश होता है तो आप देखिए कि हमें उस वक्त इधर से सपोर्ट नहीं थी, लेकिन आज मैं समझता हूँ कि हमें उनके साथ खड़ा होना है। मैं हमेशा इस बात के हक में हूँ, क्योंकि इस वक्त जो आज की ये जंगें हैं ये बिल्कुल वो मजहबी, क्योंकि ये पूरा ताना बाना जो है ना वो बन रहा था। अगर ईरान को खुदा न खास्ता वहाँ शिकस्त होती तो यहाँ पे पाकिस्तान का भी घेरा तंग, ईरान के वहाँ पे अगर रजीम चेंज होती है, वो आते, इंडिया साथ बैठा है और अफगानिस्तान के अंदर वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये पाकिस्तान को घेरने के लिए सारा कुछ ये हो रहा था। मैं समझता हूँ कि आज हमें जो है ना ये मजहबी जो एक फ़िरका परस्ती इन सारी बातों से निकल के सिर्फ और सिर्फ एक आलम इस्लाम को एक होकर सोचना हो। ईरान इंडिया की हमायत करता रहा। चाबहार जो पाकिस्तान से सबसे कम फासले पर है, गालबन 76 मील के करीब है, 80 मील के करीब, वो उसने 70 साल के लिए लीज पे दे दी। क्या इंडिया के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात का ईरान को इल्म नहीं था?
کیا ایران کے پاکستان کے ساتھ معاملات یہ ٹھیک ہے؟ یہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم ہر دفعہ مسلم امہ کا ہمیں ہی کیوں وہ اٹھتا ہے درد؟ اگر یہ بات آپ سوچتے ہیں تو دیکھیے آپ کا ایک معاہدہ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ کیوں نہیں کمپلیٹ کر رہے ہیں؟ آپ کہاں سے ڈکٹیشن لیتے ہیں؟ آپ کہاں سے سارے فیصلے ہوتے ہیں؟ آپ چائنا کے ساتھ آپ کو بہت ساری چیزیں جو یہاں پہ آپ کے بزنس کے لیے، آپ کے یہاں بہت ساری چیزوں کے لیے ہوتی ہیں، آپ کیوں وہ نہیں کرتے؟ آپ کا بھی تو کہیں اور ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آج سے نہیں، جب سے اسلامی انقلاب وہاں پہ آیا 79 کے بعد سے لے کے آج تک ایران کے اندر امریکہ سے کوئی ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو وہاں ان کو چاہتا ہو. ٹھیک ہے، ان کو پتہ ہے کہ وہ ایران کے خلاف ہر کام انہوں نے کیا اور جو پابندیاں ان پہ لگائی ہیں، اس کے باوجود ہمارا دھیان کدھر ہے؟ یہ باتیں جو ہیں نا، یہ ساری اپنے جب ہم مفاد کی بات کریں گے تو پھر ہمیں یہ سب کچھ سامنے رکھنا ہوگا. تو انہوں نے بھی پھر اپنا فائدہ دیکھا ہے. دیکھیں نا، ہمیں اگر آئل گیس کی ضرورت ہے، اگر ہم ان سے بات کرتے ہیں، رشیا سے بات کرتے ہیں، تو ہمیں کتنی آسانی آج ہم یہ دن ہمیں نہ دیکھنے پڑتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب اصل میں یہ 1920 کے بعد جو کچھ ہوا ہے، وہ جو ہمیں نیشن اسٹیٹس کے اندر جو ہے نا وہ تقسیم کر دیا گیا، وہاں پہ مسلم امہ کا ایک جو ہے نا وہ ایک امت والا معاملہ ہی نکل گیا. تو اس کے بعد یہ اپنی جو بات ہے، جیسے آج افغانستان ہے، میں یہاں پہ کہوں ہمارے برادر اسلامی ملک، ہمیں ان سے لڑائی نہیں بنتی، لیکن وہ کیوں لڑ رہے ہیں اس کے پیچھے بھی دیکھیے. اب میں کہہ رہا ہوں کہ میں آج تک اس سے پہلے کئی پروگراموں میں اس کی ہمیشہ میں نے مخالفت کی، لیکن آج میں کہہ رہا ہوں کہ سر سے پانی گزرا تو ہمیں جواب دینا پڑا. ٹھیک ہے، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تو اسلامی آپ دیکھیں کہ برادر اسلامی اور ہمسائے جو ہیں، یہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے. یہ ہمیں کبھی بھی اس میں قصور کس کا؟ یہ ہماری خارجہ پالیسی جو اس پہ ہم بہتر طریقے سے ہماری حکومتیں، کیونکہ یہاں پہ جو ایک تسلسل نہیں ہے نا، کوئی نیشنل ہماری جو ہے نا وہ پالیسی وہ ہے نہیں ہے. ہمارا جو ہے نا جو آتا ہے وہ نئی بات جو ہے، اور پھر اس کے بعد ہمارا جو اس وقت کا معاملہ ہے، میں آج ہی پڑھ رہا تھا کہ کچھ چیزیں جو ہے نا چائنا کی طرف سے تھوڑا سا وہ بھی ہمیں اب ہم سے دور ہوتے نظر آ رہے. کیوں یہ نہیں ہونا چاہیے؟ کیونکہ اس وقت دیکھیے کہ ہماری پچھلی جنگ کے اندر بھی، اور جو کچھ بھی جہاں پہ وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، جو ہمارے ساتھ وہ دوستی نبھا سکتے ہیں، تو جن پہ آپ نے تکیہ کیا ہوا انہوں نے کبھی آج تک کسی سے نبھائی ہے؟ آج تک کسی سے نبھائی ہے. ٹھیک ہے، اور اب تو میرا خیال ہے کہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ اسرائیل جو ان کا سب سے جو ان کا بچہ ہے نا، ان کا بغیر بچہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ شاید یہ وقت آ گیا کہ اس کو بھی چھوڑ جائیں گے. میاں صاحب، اس جنگ کا کوئی آپ کو نظر آ رہا ہے آنے والے دنوں میں کہ اختتام ہو سکے گا؟ سر اس کا اختتام جو ہے نا، جنہوں نے شروع کی تھی ان کے ہاتھ میں اب بات نہیں ہے. اچھا، اب جن کے ساتھ ہو رہی ہے، اب یہ بات ان کے فیصلہ اب وہ کریں گے. ایران کرے گا، رشیا کے ہاتھ میں بہت سی بات ہے، رشیا کر سکتا ہے، چائنا اس میں بہت اچھا رول ادا کر سکتا ہے، اور پھر اسلامی ملکوں میں 3 ملک جو ہیں اس وقت اگر وہ چاہیں تو وہ زور دے سکتے ہیں. وہ اس وقت اگر صحیح طریقے سے چلیں، پاکستان ہے، ترکی ہے اور سعودیہ ہے، اگر یہ زور دیں تو یہ اس کو بھی جو ہے نا کہیں اس کا کوئی انجام بہتری کی طرف جا سکتا ہے. لیکن اس میں جتنی دیر ہوتی جائے گی، یہ دنیا جو ہے نا وہ بدلتی جا رہی ہے. معاشی اس کو حالات دیکھ لیں پاکستان کے اندر. میں آج ہی ابھی سن رہا تھا کہ شاید ہائی آکٹین کو جو ہے نا 500 سے اوپر. ٹھیک ہے جی، اور یہ دیکھیں کہ یہ کیا ہے، یہ سارا کچھ پاکستان کو، اگر پاکستان کا یہ حال ہے تو یورپ میں کیا ہو رہا ہوگا؟ آپ دیکھیے کہ یوکرین اور جو رشیا کی جنگ کے بعد گیس کا وہاں جو عالم ہے، جو وہاں پہ انرجی کا کرائسس یورپ کے اندر ہے، وہ کوئی کم تو نہیں ہے. دنیا بدل گئی ہے. تو ابھی اس جنگ کے بعد تو اور سب کچھ جو ہے نا وہ دنیا بدلتی نظر آ رہی ہے. اس وقت دنیا کو جو لالے پڑے ہیں وہ اپنی معیشت کے ہیں. امریکہ کو آپ آنے والے سالوں میں بطور سپر پاور کوئی کردار نظر آتا ہے آپ کو، یا اس جنگ کے بعد اس کی جو حیثیت ہے بطور سپر پاور کے؟ سر دیکھیں، اگر انہوں نے قائم رکھنا ہے تو پھر ان کو جو ہے نا جو اصول ہیں جس پہ یہ سارا کچھ دوسری جنگ عظیم کے بعد جو اصول انہوں نے خود ہی بنائے تھے، جو اقوام متحدہ کا ایک چارٹر تھا، اس پہ اگر وہ عمل کرتے رہتے تو یہ جو ہے کہ ہر جو ہے نا وہ جو کمزور ہیں ان پہ جو حملہ آور ہونا، کمزوروں پہ، اور دیکھیے کہ پوری غزہ کے اوپر اتنی جو ہے نا وہ لوگوں کو نسل کشی کی گئی، لیکن وہاں پہ ایک دن بھی انہوں نے اس کی مذمت نہیں کی بلکہ ان کا ساتھ دیا.
यूक्रेन में काम होता है उसके लिए पूरा यूरोप और अमेरिका खड़ा हो जाता है। यहाँ पे जो है ना अब ईरान ने वहाँ किया है तो अब वो सारे उनको वो कानून और असूल नजर आ रहे हैं। अगर ये देखें आज पेट्रो डॉलर वाला मामला भी निकलता नजर आ रहा है, अगर ये चीजें बदलती हैं तो ये निज़ाम बुरी तरह जो है ना अभी तक, क्योंकि दूसरा निज़ाम सामने भी नहीं आया, मैं आपको ये भी एक तशवीश वाली बात यह है कि अभी तक कोई मुतबादल इसके कोई निज़ाम है भी नहीं। तो ये दुनिया मेरा ख्याल है कि आने वाला वक्त जो है अगर इस वक्त अमेरिका ने होश के नाखून ना लिए तो ये होगा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, और ये पूरी हर एक को होगा। आप देखें कि चाइना ने भी ताइवान की तरफ जो कुछ वो आपके सामने है, कोरिया का भी बिल्कुल आपके सामने है, यूक्रेन और रशिया का भी आपके सामने है, ईरान के साथ जो हो रहा है वो भी आपके सामने है, और इधर जो आपके हमसाये देख रहे हैं आपकी तरफ, ये सारी चीजें जो है ना दुनिया जो है ना वो बिल्कुल बदल जाएगी। मैं समझता हूँ कि इस वक्त सुपर पावर है तो उसको सुपर पावर होने का वो सबूत भी देना होगा। वो असूल और कानून जो दुनिया के लिए बनाए गए हैं उन पे अमल करना होगा। अगर उस पर अमल करेंगे तो मेरा ख्याल है ये दुनिया के लिए अमन भी रहेगा और दुनिया का निज़ाम भी चलता रहेगा। मियाँ वहीद साहब की गुफ्तगू सुनी आपने। यकीनन एक ऐसा शख्स जो सियासत पे गहरी नज़र रखता है और इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में बहुत बेहतर राय का इजहार कर सकता है। हर शख्स यही चाहता है कि दुनिया में अमन हो, लेकिन उसके लिए एक ताकतवर का किरदार ज़्यादा अहम है बनिस्बत कमज़ोर मुल्क के। लेकिन यह भी हकीकत खुलकर सामने आ चुकी कि ईरान कमज़ोर मुल्क नहीं है। एक जंग जो महज चंद रोज़ के लिए छेड़ी गई उसको तीसरा हफ्ता हो चुका। सदर ट्रंप के बदलते बयानात और उनकी हालत ये बता रही है कि जंग अब उनके कंट्रोल में नहीं रही, और जैसे मियाँ साहब ने बताया कि अब फैसला ईरान करेगा, और हम इस उम्मीद के साथ इजाज़त चाहेंगे कि ईरान बेहतर फैसला करेगा।